नमस्कार साथियों, आज जो टेस्ट पेपर हम लोग आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो एक्चुअली में पहले YouTube पे डाल भी दिया था, लेकिन आप लोगों की शिकायत थी कि सर ये प्रश्नों का लेवल तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका ऑडियो ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि ये आपके लिए दोबारा इसको शूट किया जाए। तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 3 की टेस्ट सीरीज हम लोग आयोजित करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, उसी के जो प्रश्न हैं, ये पहला मॉडल टेस्ट पेपर था, उस मॉडल टेस्ट पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि किस प्रकार हम लोग आपके लिए टेस्ट बनाते हैं। अब पेपर को शुरू करने से पहले साथियों, मैं आपको एक तो इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूं कि ये जो आप पीडीएफ इस पे देख रहे हो, प्रश्नों की एक 100 प्रश्नों की एक सीरीज आप देख रहे हो, उसको आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो परीक्षा के बारे में आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं कि क्या होगी परीक्षा या नहीं होगी, तो आप इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि जो परीक्षा का 3rd पेपर है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो अक्टूबर में हो सकता है। 100% नहीं कह सकता, लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, संभावनाएं बन रही हैं, उसके हिसाब से ये बन सकता है, हो सकता है इस समय। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट होगा तो निश्चित रूप से आपको ये जो हमारा स्मार्ट स्टडी का जो चैनल है उसके माध्यम से आपको अविलंब सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसको, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। प्रश्नों के लेवल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार के जो है प्रश्न हमारी टीम आप लोगों के लिए बनाती है। अब देखिए साथियों, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 3 में एक टॉपिक है राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में यहां पर एक प्रश्न बनाया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। ये नीचे उत्तर और व्याख्या वाला पार्ट इस वजह से दिया है ताकि कोई चीज छूटे नहीं है आपसे, और प्रश्न किस प्रकार आपको पढ़नी है, स्टडी किस प्रकार करनी है, वो भी आपको नॉलेज हो जाए। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीशों में से महिला सदस्यों की संख्या 4 है। यहां पर ये बताया गया है। 1 मिनट, मैं यहां पे थोड़ा सा पेन ले लूं। देखिए साथियों, सदस्यों की संख्या 4 है। एक प्रश्न में ही बहुत सारे प्रश्नों को यहां पर हम कवर करने वाले हैं। यहां पर मैंने इसको 4 को अंडरलाइन किया है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा विकल्प है, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह 41वें क्रम के हैं। डेटा आप काउंट करते रहना कि हमारे एक जो प्रश्न होता है उसमें लगभग 10 प्रश्न आपके कवर होते हैं। सीधे प्रश्न नहीं होते हैं जैसे और टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में मिलेंगी। देखिए, जस्टिस कैलाश नाथ वाचू का कार्यकाल सर्वाधिक था, न्यूनतम कार्यकाल जस्टिस सतीश कुमार मित्तल का था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहां तक ये भी सही है। लेकिन महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 है। अब वो 3 कौन कौन सी हैं? देखिए, यहां पे रेखा मेहता है, रेखा बोराणा है, शुभा मेहता है, रेखा बोराणा है और नुपुर भाटी है। इनके बारे में भी ये ध्यान रखना साथियों कि यहाँ पर एक जोड़ा ऐसा भी है जो हस्बैंड वाइफ दोनों राजस्थान हाई कोर्ट में कार्यरत हैं। तो ये बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो आपको एक जगह मिलेंगे। देखिए, अब 4 नहीं 3 महिलाएं हैं। नाम यहाँ पर है आपके। राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल 50 जज हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार की जो टेस्ट सीरीज बनती है। 50 जजों के पद राजस्थान हाई कोर्ट में निर्धारित हैं। इनमें 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सीजे सहित 35 पद भरे जा चुके हैं। सॉरी, यहां भी आपको ये ध्यान रखना है 34 न्यायाधीश सही हैं, लेकिन यदि मुख्य न्यायाधीश को मिलाएं तो आपको 35 हो जाएंगे।
राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान में सबसे लंबी सेवा देने वाले कैलाश नाथ वाचु थे। अब देखिए साथियों, एक प्रश्न में कितने आपके फैक्ट क्लियर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 4 वाले ऊपर, मतलब एक प्रश्न से आपके 9 प्रश्न तैयार हो रहे हैं और 9 के 9 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, एक एक प्रश्न जो है वो आपको ऐसे लगेगा कि वास्तव में परीक्षा में आने लायक है। तो हमारे जो 18 लोगों की 19 लोगों की मेरे सहित जो टीम है, प्रत्येक आपका जो पार्ट है, हिस्ट्री के लिए 4 अलग से हैं, कल्चर हिस्ट्री देखते हैं, इकोनॉमिक्स के अलग हैं, सब जो है वो आपके अलग अलग फैकल्टीज लगी हुई हैं। ये जो टेस्ट सीरीज हम लोग आयोजित करवा रहे हैं, उनके जो स्टार्स हैं उनके बारे में यहां पर बताया गया है। अब देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में देश के इतिहास में पहली बार निम्न में से कौन से दंपति को न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा जो उदाहरण है वो पहली बार देखने को मिला है। देखिए, जस्टिस नुपुर भाटी और जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी। इससे पहले वाले प्रश्न मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में हो सकते हैं, उसमें से अब 34 + 1 यानी 35 पद भरे हुए हैं। इन 35 में से 3 महिलाएं जो हैं वो अभी वर्तमान में जो हाईकोर्ट में वर्तमान में हैं, जिसमें से 2 महिला और उनके पति, अर्थात 2 दंपति ऐसे हैं जो इसमें कार्यरत हैं। वो 2 दंपति कौन कौन सी हैं साथियों? एक तो देखिए, जस्टिस नुपुर भाटी और जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी, और एक जस्टिस महेंद्र गोयल और सुबा मेहता, अर्थात सुबा मेहता और उनके पति जस्टिस महेंद्र और जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी और उनकी पत्नी नुपुर भाटी, ये दोनों मियां बीबी, दोनों हस्बैंड वाइफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो प्रश्न निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय में देश के इतिहास में पहली बार 2 न्यायाधीश दंपति को जज बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये 2 जोड़े हैं, जस्टिस नुपुर भाटी और जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी, और जस्टिस महेंद्र गोयल और सुबा मेहता। ठीक है। न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। देखिए, फातिमा बेबी का यहां पर ऑप्शन है, इस वजह से यहां पर इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि ये फातिमा बीबी यहां पर क्यों आई, और एम बीबी यहां पर यहां बताया गया है। तो इसमें सारी जो सूचनाएं हैं वो आपके सामने हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की किस होटल को ट्रैवल साइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित कर ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है साथियों, रामबाग पैलेस जयपुर की जो होटल है उसका नाम उसको सुथरे बगीचों और भव्य भारतीय वास्तुकला के साथ भारत के सबसे उत्कृष्ट होटलों में से 1 नंबर इसको करार दिया है, और ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 से इसको सम्मानित किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा देखिए, राजस्थान बजट 2023-24 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली प्रतिमाह निशुल्क दी जाएगी? देखिए साथियों, अब यहां पर पहले 50 था, अब 100 है। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है वो 100 यूनिट है। और राजस्थान सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं या राजस्थान सरकार के द्वारा जनहित में जो कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन योजनाओं पे, उन कार्यों पे असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की जो पेपर 3 आयोजित होगा उसमें इस प्रकार के प्रश्नों का चयन निश्चित रूप से
किया जाना है। और ये जो लक्ष्य है, अभी जैसे पहले 50 यूनिट प्रति माह थे, अब 100 कर दिया गया और क्रमागत रूप से इसको 300 यूनिट तक करने का जो है प्रस्ताव है राजस्थान सरकार का। 5वां प्रश्न देखिए, राजस्थान निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला डूंगरपुर है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। राजस्थान का एकमात्र जैविक गांव दादिया जयपुर है। अब यहां पर देखिए, ये दोनों विकल्प साथ देने का एक ही मात्र उद्देश्य यही है कि कई बार आप प्रश्न को पढ़ते हैं, आपको याद भी रहता है, लेकिन प्रश्न पत्र का डिजाइन हम लोग इस प्रकार करते हैं कि वो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो। तो यदि जैविक जिला पूछे तो डूंगरपुर, जैविक गांव पूछे तो वो दादिया जयपुर में है और डूंगरपुर जिला है। राजस्थान का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में है, ये भी आपका सही है। और राजस्थान का एकमात्र जैविक अनुसंधान केंद्र जाखोड़ा टोंक में है। ये जाखोड़ा जो है साथियों, वो टोंक में नहीं है, कोटा में है। तो आपका 4 नंबर का विकल्प यहां पर सही हो गया। साथ ही यदि आप आरएएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग फैक्टर यहाँ पे नीचे दे दिया गया है कि भारत का एकमात्र जैविक राज्य सिक्किम है, जिसको 2016 में घोषित किया गया था। पालनहार योजना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं कि इसमें से असत्य कथन का आपको चयन करना है। पालनहार योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और राजस्थान की फ्लैगशिप योजना है, तो निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना इसमें है। देखिए, पालनहार योजना का जो शुरुआत है वो 2004-05 में की गई थी, ये आपको अच्छे से पता है। 2004-05 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। किसके लिए की गई थी? एक तो अनाथ और एक वंचित, दो बच्चे, जो दो प्रकार की कैटेगरी बनाई थी। एक में आपके जो अनाथ बच्चे हैं उसमें उसको रखा गया था और एक में वंचित बच्चे हैं उनको रखा गया था। योजना अंतर्गत 2 श्रेणी बनाई थी साथियों, ध्यान से देख लेना, एक श्रेणी क और एक श्रेणी ख। अब श्रेणी क में अनाथ बच्चों को रखा गया था और श्रेणी ख में वंचित बच्चों को रखा गया था। अब इनकी भी 2-2 श्रेणियां बना दी। श्रेणी क में 2 श्रेणी बना दी, एक तो 0 से 6 आयु वर्ग और एक आपके 6 से 18 आयु वर्ग। श्रेणी ख में भी 2 श्रेणी बना दी, 0 से 6 आयु वर्ग और एक 6 से 18 आयु वर्ग, और इनको अलग अलग लाभ दिए हैं। देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और जबकि श्रेणी ख में वंचित के लिए, ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग में बच्चों के लिए, वंचित के लिए 1000 रुपए दिए जाते हैं। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, योजना अंतर्गत श्रेणी क में अनाथ बच्चों के लिए 6 से जो 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जबकि श्रेणी ख में वंचितों के लिए जो 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको 1500 रुपए दिए जाते हैं। तो ये भी सही है। अब यहाँ पर जो चौथा विकल्प है आपका वो गलत है साथियों, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को वस्त्र इत्यादि खरीदने के लिए 2000 रुपए की राशि एक मुश्त दी जाती है ताकि कपड़े जूते इत्यादि बच्चा खरीद सके। तो ये स्टेटमेंट यहां पर आपका गलत हो गया, इसलिए ये आपका सही आंसर हो गया। अब यहां पर जो ऊपर बताया था वो सारा यहां पे आपको नीचे मिल गया। देखिए, 5000 नहीं है, 2000 रुपए है। ये जो हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई जा रही है उसका एक ओवरव्यू है कि किस प्रकार टेस्ट आयोजित करवाए जा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कछवाहा शासक ने आमेर राजाओं की राज तिलक स्थली रही कदमी महल का निर्माण करवाया था? अर्थात इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि आमेर में जो कदमी महल है उस कदमी महल में आमेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। तो ये राज तिलक स्थली रही है आमेर राजाओं की, उस राज तिलक स्थली कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, कदमी महल आमेर के राजाओं की राजस्थली रही है और इस महल का निर्माण
कछवाहा शासक रामदेव ने 1237 में करवाया था। ठीक है, अब जो श्रृंगार चौकी है, अब ये प्रश्नों का जो निर्माण करते हैं हम लोग ऐसे ही कि उसके जो प्रत्येक प्रश्न ऐसे ही चयन करते हैं कि प्रत्येक विकल्प से भी आपको एक अलग फैक्ट मिले, एक अलग जानकारी मिले, ताकि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त हो सकें। तो जोधपुर के जो शासक हैं राठौड़, उनका राज तिलक होता था श्रृंगार चौकी पे। ठीक है, और मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक होता था पानेड़ा नामक स्थान पर। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान के इतिहास में 3 ही जगह ऐसी हैं जहां पर शासकों के राज तिलक स्थली से संबंधित करके कोई प्रश्न पूछा गया है। एक आपका पानेड़ा है, तो पानेड़ा मेवाड़ महाराणाओं से संबंधित है। श्रृंगार चौकी जोधपुर में राठौड़ शासकों से संबंधित है, और कदमी महल आमेर के राजाओं की राज तिलक स्थली रही है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक करने का विशेषाधिकार प्राप्त था? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, आपका एक एक प्रश्न ब्रांड प्रश्न मैं कह सकता हूं। देखिए, निम्नलिखित में से किसे बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक करने का विशेषाधिकार प्राप्त था? साथियों, जिस प्रकार राजस्थान के इतिहास में 3 प्रमुख राज तिलक स्थली रही हैं, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के इतिहास में 3 राजवंशों के राज तिलक हेतु 3 जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त था। इन विशेषाधिकार प्राप्त जातियों का उल्लेख इतिहास में मिलता है, और ये जो उल्लेख है तो वो 3 जातियों के बारे में है। एक तो गोदारा गोदारा गोत्र के जाटों के बारे में, एक मीणाओं के बारे में, और एक भीलों के बारे में। देखिए, राजस्थान के इतिहास में केवल 3 राजवंशों को राज तिलक हेतु विशेषाधिकार प्राप्त है। बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक करने का अधिकार गोदारा गोत्र के जाटों को प्राप्त है, और परीक्षा में ऐसे कैसे प्रश्न पूछा गया था। अब ये जो प्रश्न है उसमें 3 प्रश्न तो आपके 4 प्रश्न कवर हो रहे हैं। तो बीकानेर के राठौड़ों को राज तिलक करने का विशेषाधिकार तो गोदारा गोत्र के जाटों को था। इसके अलावा आमेर जयपुर के जो कछवाओं का आपका वो था राज तिलक करने का अधिकार मीणा जाति को था, और मेवाड़ में भील जाति को यह गौरव प्राप्त था। तो एक प्रश्न से 4 प्रश्नों का कवरेज आपके लिए हो रहा है। अगला प्रश्न, राजस्थान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में किराया योजना के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। देखिए, इस योजना की घोषणा 25 मई 2023 को की गई। महिलाओं को सभी सरकारी बसों में किराया में 50% की छूट की घोषणा की गई। तीसरा विकल्प, 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को किराए में 100% की छूट की घोषणा की गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को किराए में 70% की छूट की घोषणा की गई है। तो इसमें आपको असत्य कथन का चयन करना था, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए चौथा विकल्प क्या है आपका, 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को किराए में 70% की छूट के बारे में उल्लेख है। तो ये 70% नहीं है, 30% की छूट है। साथ ही योजना में जो गंभीर रोगों से ग्रसित मरीज होते हैं उनको और उनके साथ जाने वाले को भी किराए में विशेष छूट 50 से 70% के छूट के प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब 10वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कछवाहा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है तथा इनका आदर्श वाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार है। और कथन ब क्या है कि मेवाड़ के सिसोदियों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है और इनका आदर्श वाक्य यतो धर्म से जयते है।
अब यदि आपकी तैयारी ठीक है साथियों, तो प्रश्नों को, इन कथनों को ध्यान से देखो, इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, इसमें कथन दोनों ही गलत है। क्यों गलत हैं? क्योंकि कछवाहा शासकों को रघुकुल तिलक तो कहा जाता है, लेकिन इनका आदर्श वाक्य यतो धर्म से जयते है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार, तो मेवाड़ के सिसोदियों का आदर्श वाक्य है, जिनको हिंदुआ सूरज कहा जाता है। अब दोबारा देखिए, कछवाहा वंशों को रघुकुल तिलक कहा जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार है, मेवाड़ के सिसोदियों का आदर्श वाक्य है। और बे ऑप्शन को अपन पढ़ेंगे तो मेवाड़ के सिसोदियों को हिंदुआ सूरज तो कहते हैं, लेकिन इनका जो आदर्श वाक्य है ये तो धर्म से जयते, वो इनका नहीं है। ये तो धर्म से जयता तो कछवाहों का है, और जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार है वो मेवाड़ के सिसोदियों का है। तो उल्टा कर दिया है। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं और बनने भी चाहिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो इस प्रकार के सामान्य प्रश्नों का पाला तो आपको पढ़ना ही है। 11वां प्रश्न देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तथा रोबोटिक्स के बारे में राज्य के युवाओं को जागरूक करके रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में निम्न में से कहां पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के सेट की स्थापना की गई है? तो ये आपके जो राजस्थान विश्वविद्यालय है वहां पर अतिरिक्त से सभी स्थानों पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। अर्थात राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में भी की गई है, राजकीय अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय अजमेर में भी की गई है, सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में भी की गई है, लेकिन आपके राजस्थान विश्वविद्यालय में इसकी नहीं की गई है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो बागोर सभ्यता आपको इसमें ध्यान रखना है। बागोर सभ्यता का उत्खनन 1967-68 में किया गया था। वीरेंद्र नाथ जो मिस्र हैं वो इनकी जो उत्खनन करता थे, और यहाँ पर बागोर में सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जो ये प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष कहाँ मिले हैं, वो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको बागोर का ध्यान रखना है, वीरेंद्र नाथ मिस्र को ध्यान रखना है, और यहाँ पर इसको आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न देखिए, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? अर्थात कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने महाराणा कुंभा जो है वो एक लेखक भी थे? तो आपका जो कुंभलगढ़ अभिलेख है साथियों, उस कुंभलगढ़ अभिलेख में ये वर्णन किया गया है। कुंभलगढ़ अभिलेख 1460 का है, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में उत्कीर्ण है, और 5 शिला पट्टों पर इसको उत्कीर्ण करवाया गया है। ये 5 शिलाएं जो हैं वो कुंभलगढ़ के कुंभश्याम मंदिर में लगाई गई थी। कुंभश्याम मंदिर को वर्तमान में मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। एक एक लाइन में एक एक प्रश्न है साथियों। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 अगस्त 2022 को क्या हुआ? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, कई बार डेट्स पूछ लेते हैं ना इस वजह से, और ये जो तीसरी डेट है ना आपको याद रख लेना साथियों। हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूं, जैसे मैंने 5 प्रश्न तो अभी बता दिए कि यदि मैं क्या कोई भी यदि एक जागरूक प्रश्न पत्र निर्माता कोई प्रश्न पत्र बनाएगा तो इस प्रकार के प्रश्नों को निश्चित रूप से स्थान देगा। तो जो आपका निम्न में से क्या सही नहीं है ये आपको ध्यान रखना है। 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन हुआ था, सही है। क्विज थोन राजीव एट 21 20 अगस्त 2021 को शुरू हुआ, ये भी सही है। इंदिरा रसोई तो आपको अच्छे से पता है ही 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, लेकिन जो राजीव गांधी जल संचय योजना है साथियों वो 20 अगस्त 2018 को नहीं 20 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी। इस वजह से चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए,
कुआलालंपुर सिटी मलेशिया में हाल ही में आयोजित एक समारोह में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को निम्न में से किन या किस प्रोजेक्ट्स में शानदार प्रदर्शन हेतु गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर दो विकल्प हैं साथियों। एक तो आदर्श नगर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने गरीबनाथ शहरी आवासीय प्रोजेक्ट बनाया है, कोचिंग हम बनाया है प्रतापनगर प्रोजेक्ट प्रतापनगर में, और एक सिटी पार्क मानसरोवर प्रोजेक्ट है। ये दो हैं, यानी प्रतापनगर का कोचिंग हब और मानसरोवर का सिटी पार्क। ये दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के जिनकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुआलालंपुर सिटी है मलेशिया में, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम में आपका जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है उसको गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड दिया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस प्रकार के प्रश्न जो राजस्थान का कोई संस्था है, व्यक्ति है, कोई समुदाय है, तो वो यदि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उनकी उपलब्धि हासिल होती है तो निश्चित रूप से वह प्रश्न आपकी परीक्षा में आने लायक होता है। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंडली प्रोजेक्ट हैं, इस वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। और राजस्थान आवासन मंडल के जो वर्तमान में आयुक्त हैं श्रीमान पवन जी अरोड़ा, उनकी अगुवाई में 4 वर्षों में मंडल को, राजस्थान आवासन मंडल को लगभग 17 पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ये पवन जी अरोड़ा बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो सामान्य सा प्रश्न है साथियों। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। उस 7वें संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब जो नीचे वाले 3 विकल्प हैं उनको के बारे में भी देख लें कि ये जो आपका 91वां संविधान संशोधन है उसका क्या मतलब है, 52वां संविधान संशोधन का क्या मतलब है और 61वां संविधान संशोधन का क्या मतलब है। तो तीनों जो संविधान संशोधन है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, तो जो दलगत आधार पर जो अयोग्यता निर्धारित होती है, दल बदल पर जो कानून बना वो 1985 में बना। और 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, बाद में 18 वर्ष किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन भी आपको याद रखने लाइक एक प्रश्न बन सकता है। देखिए अगला प्रश्न 17वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, चयन कीजिए। राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री थे, बिल्कुल सही है। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प देखिए, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया का है, ये भी सही है। और आधुनिक राजस्थान का निर्माता श्री अशोक गहलोत हैं, ये गलत है, क्योंकि आधुनिक जो राजस्थान है उसका निर्माता होने का गौरव मोहनलाल सुखाड़िया को प्राप्त है, अशोक जी गहलोत को नहीं है। बाकी आपके विकल्प सही हैं। और नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, देखिए मनोनीत हीरालाल शास्त्री हैं और निर्वाचित टीकाराम पालीवाल हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की वर्तमान में 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? देखिए साथियों, मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, इस प्रकार के प्रश्नों का आप खुद निर्माण करें या हम आप लोगों के लिए जो निर्माण करके आपको प्रिंटेबल पीडीएफ में उपलब्ध करवा रहे हैं, इनका आप प्रिंट निकलवा के परीक्षा में बार बार रिपीट करें। आपको एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है यदि गंभीरता पूर्वक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब 18वां प्रश्न आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार किस प्रकार एक ही प्रश्न में ये सारी चीजों को कवर कर दिया गया है। देखिए, राजस्थान की वर्तमान 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या पूछी है। कितने विधायक हैं? 27 विधायक हैं। 15वीं विधानसभा में 200 विधायकों में 27 महिला विधायक हैं वर्तमान में, जिसमें
15 तो कांग्रेस की हैं और 10 बीजेपी की हैं। अब ये 15 और 10 क्यों बताया मैंने, क्योंकि अभी एक परीक्षा में पूछ लिया गया ये प्रश्न, तो वाजिब बनता है कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या कितनी है। तो ये तो वाजिब प्रश्न है, लेकिन एक परीक्षा में ये पूछ लिया कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो 15 आपको ध्यान रखनी है, 10 आपकी बीजेपी की है, एक रालोपा की है और एक आपकी निर्दलीय है, तो ये 27 महिला हो गई। अब देखिए इसके साथ ही राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर क्या सीन है वो भी आप देख लें। राज्यसभा में 25 महिला सांसद हैं वर्तमान में, जो टोटल सदस्य हैं राज्यसभा में उसमें 25 महिला सांसद हैं, लेकिन उन 25 महिला सांसदों में राजस्थान की जो 10 सीटें आवंटित हैं, यानी राज्यसभा में राजस्थान से 10 सीटें आवंटित हैं, उन 10 सीटों में से एक भी महिला सांसद नहीं है। जबकि ये तो बात हुई आपकी राज्यसभा की। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में वर्तमान में 78 महिला सांसद हैं। देखिए साथियों, ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूं, ये जैसे अब लोकसभा में वर्तमान में महिला सदस्यों के बारे में आपको कभी नहीं पूछेगा, लेकिन लोकसभा में राजस्थान की महिला सदस्यों के बारे में पूछ सकता है। और आपकी परीक्षा अक्टूबर में ही आपकी लगभग निर्धारित है, आरएएस प्री और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 3rd। तो आपको दोनों को साथ में लेके ये चीजें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताई जा रहे हैं। लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद हैं। उन 78 महिला सांसदों में राज्य की 3 महिला सांसदों को संसद में पहुंची हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 3 महिला सदस्य हैं। 25 सीट अपने लोकसभा में राजस्थान के लिए आवंटित हैं। उन 25 सीटों में 3 महिला हैं, लेकिन राज्यसभा में जो राजस्थान के लिए 10 आवंटित सीट हैं उसमें एक भी महिला सदस्य नहीं है। अब यहां पर एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि राजस्थान से लोकसभा में निम्न में से कौन सी महिला सांसद वर्तमान में पदासीन नहीं है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। 3 महिला सदस्य हैं आपकी, भरतपुर से रंजिता कोहली हैं, दौसा से जसकौर मीणा है और राजसमंद से दिया कुमारी हैं। 3 महिला हैं लोकसभा में, राजसमंद से दिया कुमारी, दौसा से जसकौर मीणा और भरतपुर से रंजिता कोहली। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि वीडियो इसी प्रकार के और वीडियो आपको चाहिए, आपको कंटेंट पसंद है, प्रश्नों का जो डिजाइन है वो आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग इससे जुड़ें और लोग लाभान्वित हो सकें। 19वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये जो पंचायत राज अधिनियम में अनुच्छेद 243 है, 243(1) में ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में यदि वित्त आयोग का गठन करना है तो राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा और जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। राजस्थान में वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग कार्यरत है। इसमें जो अध्यक्ष हैं, 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह। और वर्तमान में देखिए जो वित्त आयोग है, राजस्थान वित्त आयोग है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में राजस्थान का जो 6ठा वित्त आयोग है उसमें प्रद्युम्न सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है और 2 अतिरिक्त सदस्य आपके भीम के सांसद हैं और ये आपके अशोक जी लाहौटी हैं, ये इनको वो बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। धारेश्वर के शैल चित्र निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो धारेश्वर के शैल चित्र जो है साथियों वो निम्बाहेड़ा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं और निम्बाहेड़ा संस्कृति आपके सिलेबस में है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई लाख वर्ष पूर्व मानव जीवन के अनेक प्रतीक चिन्ह मिले हैं और वहां हिंसक पशुओं और मौसम से बचने के लिए नदी घाटियों में शैलाश्रय होता था
और निम्बाहेड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित धारेश्वर के समीप ही बहने वाली गुंजाली नदी के किनारे स्थित शैलाश्रयों को लगभग 300 मीटर लंबी श्रृंखला में बहुत बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक शैलचित्र उपलब्ध हैं। 21वां प्रश्न देखिए साथियों, अभी मुझे लगता है कि आपको हमारे प्रश्नों का जो लेवल है उसके बारे में तो पता चल ही गया होगा। 21वें प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। राजस्थान विधानसभा का निम्न में से कौन सा प्रवेश द्वार विदेशों से आने वाले मंत्रियों तथा जनप्रतिनिधि मंडलों के प्रवेश हेतु आरक्षित किया गया है? देखिए, राजस्थान विधानसभा का उत्तरी प्रवेश द्वार है ना, वो जयपुर शैली का है। दक्षिणी प्रवेश द्वार मारवाड़ शैली का है। पूर्वी प्रवेश द्वार शेखावटी शैली का है और पश्चिमी और मध्य के बरामदे जो हैं वो मेवाड़ स्थापत्य शैली के हैं। इसमें जो पूर्वी प्रवेश द्वार है शेखावटी शैली का, उसमें विदेश से आने वाले मंत्रियों और जनप्रतिनिधि मंडलों को प्रवेश हेतु आरक्षित किया गया है। दक्षिणी द्वार जो मारवाड़ शैली का है उसको आम जन हेतु खोला गया है और मेवाड़ शैली का जो पश्चिमी प्रवेश द्वार है वो राज्य के विधायकों को आने जाने हेतु आरक्षित किया गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार इतना डेप्थ में जाके प्रश्न पूछेगा क्या, कि ये तो देखिए साथियों, ये जो चारों के चारों प्रश्न आपको व्याख्या में है ना, वो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैंने सिर्फ इतना सा किया है, इन चारों प्रश्नों को एक जगह सबमिट करके आपको याद करवाने के लिए एक जगह यहाँ पे उपलब्ध करवा दिया है। अपराजिता के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपराजिता का शिलालेख कब का है, कहाँ है और इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है। तो अपराजिता के जो शिलालेख है 661 ईस्वी में मिला था। ये 661 ईस्वी का है और उदयपुर में जो नागदा गांव है वहां एक कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है, उसकी दीवार पे ये अंकित है अपराजिता का शिलालेख। और इसके शिलालेख पे दामोदर नाम का जो लेखक है उनका नाम उत्कीर्ण है। तो दामोदर अपराजिता के शिलालेख के रचयिता हैं, ये ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न देखिए, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं, हम वंशज ऐसे महापुरुषों के तो हार हमें कतई स्वीकार नहीं। निम्न में से किसके संदर्भ में उपरोक्त पंक्तियां सर्वथा सार्थक सिद्ध होती प्रतीत होती हैं? तो यहां पर आपको साथियों 4 विकल्प मिलते हैं। रावचंद्र सेन है, रावचंद्र सेन है, महाराणा उदय सिंह है, रतन सिंह द्वितीय हैं और जसवंत सिंह हैं। तो यहाँ पर जो रावचंद्र सेन है ना, मारवाड़ वाले, उनके प्रसंग में ये पंक्तियां बिल्कुल ठीक बैठती हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज ऐसे महापुरुषों के तो हार हमें कतई स्वीकार नहीं। उपरोक्त पंक्तियां रावचंद्र सेन राठौड़ के संदर्भ में सर्वथा सार्थक सिद्ध होती प्रतीत होती हैं। रावचंद्र सेन राठौड़ की जीवनी से हमें एक बात तो सीखने को मिल ही जाती है कि दुश्मन के साथ हाथ मिलाने से अच्छा है देश के लिए गर्व के साथ शहीद हो जाना। 24वां प्रश्न देखिए, राजस्थान विधानसभा की समितियों के संदर्भ में असुमेलित विकल्प का चयन करना है। अर्थात एक तरफ समिति है, एक तरफ उसके अध्यक्ष का नाम है। तो यहां पर 4 विकल्प हैं। देखिए, प्राकलन समिति के जो अध्यक्ष हैं, लेटेस्ट अपडेट है, ये अंतिम प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लेटेस्ट अपडेट है। और निश्चित रूप से ये जनलेखा समिति और प्राकलन समिति क और ख के बारे में तो बहुत आयात से प्रश्न, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो और चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, उसमें ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो प्राकलन समिति क के अध्यक्ष राजेंद्र पारीक है और प्राकलन समिति ख के अध्यक्ष दयाराम परमान है। नियम समिति के अमीदुद्दीन कागजी नहीं है। अमीदुद्दीन कागजी जो हैं वो इसके सदस्य नहीं है। आपके नियम समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा विधानसभा का अध्यक्ष होता है।
तो नियम समिति विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में सीपी जोशी हैं, तो सीपी जोशी ही नियम समिति के अध्यक्ष होंगे। ये अमीदुद्दीन कागजी जो हैं, इस समिति में 9 सदस्य होते हैं ना, उन 9 सदस्यों में से एक सदस्य मात्र हैं। समझना बात को। प्राकलन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र पारीक, प्राकलन समिति के अध्यक्ष दयाराम पारीक। नियम समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों, वो ही होते हैं। और नियम समिति में अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य भी होते हैं। उन 9 सदस्यों में से एक सदस्य हैं अमीनुद्दीन कागजी। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, तीसरा विकल्प आपका गलत हो गया। जनलेखा समिति जो है उसके अध्यक्ष वर्तमान में राजेंद्र राठौड़ी हैं, वो भी आपका सही है। अब देखिए 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानसभा सत्र में नहीं हो, या अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता, घोषित और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ऊपर वाले सारे जो कथन है, तीनों की तीनों कथन है सही है, क्योंकि ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, मतलब मन मर्जी से काम नहीं हो सकता। किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है, बिल्कुल सही है। और अध्यादेश उसी स्थिति में जारी किया जाएगा जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो। अब चौथा विकल्प गलत क्यों है वो देखिए। राज्यपाल को, देखिए एक लाइन में आपको स्पष्ट करना चाहूंगा यहां पर, राज्यपाल को उस समय जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं है तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। हालांकि राज्यपाल की यह शक्ति कुछ शर्तों के अधीन भी है, अर्थात मनमर्जी नहीं चल सकती, जिसकी जानकारी अनुच्छेद 213 में से मिलती है। ऐसे अध्यादेश को अगला सत्र आने पर विधानमंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, और यदि विधानमंडल उसे पहले ही अस्वीकृत न कर दे तो वह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने की तारीख से, जहां 2 सदन है वहां बाद वाले सदन में के सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह में स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। वह राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, परंतु विधानमंडल चाहे तो उसे 6 सप्ताह की अवधि के दौरान उस अध्यादेश को पारित करके कानून का रूप दे सकता है। अर्थात 6 सप्ताह में उसको पारित कर देगा तो कानून बन जाएगा, और 6 सप्ताह की अवधि निकल गई तो वो निरस्त हो जाएगा स्वतः ही। वास्तव में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों की तरह ही उसकी विधायी शक्तियों का प्रयोग भी राज्य के विधानमंडल के माध्यम से किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से लोह युगीन सभ्यता कौन सी है? नोह भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर और सुनारी झुंझुनू लोह युगीन सभ्यताएं हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुनारी को याद रखना है। सुनारी से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं सुनारी झुंझुनू में साथियों। अब 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह ने की। 31,000 रुपया राजस्थान की कुचामन टकसाल में बनता था, और आमेर के मान सिंह ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। तो ये चौथा विकल्प आपको लग रहा है ना कि चौथा विकल्प गलत है, पहला विकल्प आपका सही है। रामप्रकाश थिएटर की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने की थी। जोधपुर किले में जो पुस्तक प्रकाश नाम का जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, मान सिंह ने की थी। 31,000 आपका एक सिक्का था, वो कुचामन तहसील से टकसाल से निकलता था, और आमेर के मान सिंह के बजाय आपको यहाँ पे लिखना था भारमल।
तो भारमल यहाँ होता तो सही होता, तो विकल्प नंबर 4 आपका गलत हो गया। 28वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञों के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? तो ये आपका जो पहला विकल्प है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, वो यहां पर आपका सही उत्तर होगा। महाराजा पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई प्रताप सिंह ने 1178 ईस्वी में जयपुर का शासन संभाला और उसके काल में अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया था। ठीक है, 28वां प्रश्न पूरा हो गया। 29वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गुब्बारा, नुसरत और नागपल्ली और गजक नाम हैं, अर्थात ये क्या हैं? गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली और गजक क्या है ये? क्या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली के करों के नाम है? क्या जोधपुर के दुर्ग की तोपों के नाम है? क्या मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है? या फिर मारवाड़ के ठिकानों में वस्त्रों के नाम है? तो ये साथियों, जो जोधपुर के दुर्ग है उसमें ये तोपें हैं, और ये पटवार भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया एक प्रश्न है। मुझे स्टैंडर्ड लगा, इसलिए इसको प्रश्न पत्र में आपके लिए प्रस्तुत किया। अब देखिए 30वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक किसी परीक्षा में पूछा नहीं गया, लेकिन परीक्षा में पूछने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30वां, 1992 में बाबरी कांड के बाद राज्य की भाजपा सरकार के किस मंत्री ने कार सेवा में भाग लेने के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था? साथियों, बाबरी कांड हुआ था 1992 में उत्तर प्रदेश में। ये जब घटनाक्रम चल रहा था, उस समय राजस्थान सरकार में बीजेपी सरकार थी। ललित किशोर चतुर्वेदी ने यहाँ पर कार सेवा में भाग लेने के लिए जो है ये इस्तीफा दिया था, और बाद में इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि केंद्र में उस समय जो है कांग्रेस सरकार थी। तो ललित किशोर चतुर्वेदी के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे, लाल सिंह शक्तावत थे वो तो ये पहला विकल्प ही गलत है। प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, बिल्कुल सही है। 10वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद बिश्नोई काफी चर्चित रहे, भी बिल्कुल सही। क्यों चर्चित हुए वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं थी। 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया थे, बिल्कुल सही है। नरोत्तम लाल जोशी नहीं, लाल सिंह शक्तावत पहले विकल्प का आंसर होता तो ये विकल्प भी सही होता, इसलिए पहला विकल्प आपका सही है। 32वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या सर्वाधिक थी? तो साथियों, जो 14वीं विधानसभा है उसमें 168 महिला उम्मीदवार थी, उसमें से 28 महिला उम्मीदवार विजेता रही, और वर्तमान जो 15वीं विधानसभा है उसमें आपके 27 महिला हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 27 महिला राज्य विधानसभा में है, 3 महिला आपके लोकसभा में है, और राज्यसभा में एक भी महिला नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 33वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में राजनीतिक पार्टियों को प्राप्त कुल सीटों का सर्वाधिक से कम क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी को वोट मिले, उसके बाद कौन सी को मिले, उसके बाद कौन सी को मिले? तो 160 सीटें थी उस समय। तो सबसे ज्यादा जो वोट वो सीट मिली थी कांग्रेस को, फिर निर्दलीयों को मिली, फिर रामराज्य परिषद को, और फिर जनसंघ को। अब मैं आपको बताता हूं कि किस सीट को, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। जो प्रथम विधानसभा थी, प्रथम विधानसभा में 160 सीट थी। इन 160 सीटों में कांग्रेस को 82 सीट मिली थी, रामराज्य परिषद को 24 सीट मिली थी, जनसंघ को 8 सीट मिली थी, और निर्दलीय को 35 सीट मिली थी। तो इसका मतलब है कांग्रेस के बाद में निर्दलीय दूसरी जो यूनिट थी वो थी जिसको सर्वाधिक सीट मिली। कांग्रेस को 82, निर्दलीय को 35, रामराज्य परिषद को 24 और जनसंघ को 8 सीट मिली थी।
34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान की राजनीति में स्वतंत्र पार्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तीसरी विधानसभा 1962-67 के समय यह दल राज्य की राजनीति में उभर कर सामने आया, बिल्कुल सही है। इस दल के संस्थापक श्री राजगोपालाचारी थे, यह भी सही है। इस दल का चुनाव चिन्ह चांद और तारा नहीं था। राज्य के अधिकतर राजाओं और सामंतों ने इसका समर्थन दिया। तो देखिए यहां पर जो तीसरा विकल्प है इसका मतलब यह है सारे ही सही हैं। तीसरा केवल कथन ए ब द और ये, ए ब द और ये, इसका मतलब तीसरा विकल्प जो है स वाला वो गलत है। तीसरी विधानसभा 1962-67 के समय स्वतंत्र पार्टी राज्य की राजनीति में उभरकर सामने आई थी। इस दल का चुनाव चिन्ह तारा था, चांद और तारा नहीं था, केवल तारा था। और राज्य में इसका नेतृत्व महारानी गायत्री देवी को किया गया था। महारानी गायत्री देवी मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी, कूच बिहार की राजकुमारी थी और विश्व की सर्वाधिक 10 महिलाओं में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम से है। एक चीज और ध्यान रखना है साथियों, महारानी गायत्री देवी के बारे में विश्व भर में 2 रिकॉर्ड हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 कौन से रिकॉर्ड हैं महारानी गायत्री देवी के नाम से? एक रिकॉर्ड तो ये है कि यह तात्कालिक समय में विश्व की 10 सर्वाधिक सुंदर महिलाओं में से एक थी, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड ये था कि संसार भर में आज तक सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीतने वाली राजनेत्री हैं महारानी गायत्री देवी। इस चीज को, ये 2 चीजें महारानी गायत्री देवी के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 35वां प्रश्न देखिए, यदि राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो बताओ इसमें न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। सामान्य प्रश्न है लेकिन बार बार ये प्रश्न जो है सुर्खियों में बनता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको शामिल करने की कोशिश की। इसका एक फंडा है साथियों कि जहां पर जो विधानसभा होती है, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। तो इसका अर्थ यह है कि संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। तो न्यूनतम 40 से कम तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा तो हो ही नहीं सकती। तो राजस्थान में अलग से नियम नहीं लगेंगे। तो न्यूनतम सदस्य पूछें तो 40 सदस्य बताना है और कितने सदस्य हो सकते हैं तो आपको 66 सदस्य बताना है। निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है? संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तीसरा, राज्यपाल किसी भी विधानसभा सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे। तो यहां पर जो तीसरा विकल्प है वो ये है कि मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। हाँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति, राज्यपाल किसी भी विधानसभा सदस्य को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, उसके लिए उसको बहुमत देखना पड़ेगा। 37वां प्रश्न देखिए, करंट का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से प्रत्येक संभाग में स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को अनुमोदन किया है? तो ये सलीम दुर्रानी आवासीय महाविद्यालय, आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक जो संभाग है वहां पर स्थापित किए जाएंगे। उसका वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है और राज्य सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि इस हेतु अनुमोदित कर दिया है, उसकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 38वां प्रश्न देखिए, बीकानेर के किस शासक को दक्षिणी भारत विजय करने के बाद औरंगजेब ने माही भारतीय की संज्ञा दी थी? तो दक्षिणी भारत विजय करने के बाद औरंगजेब ने, जो बीकानेर के शासक हैं अनूप सिंह, उसको माही भारतीय की संधि दी थी। अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप पुस्तकालय की स्थापना की थी और अनूप सिंह खुद एक रचयिता थे, एक संगीतज्ञ थे और उन्होंने संगीत अनूप अंकुश
काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपोदय, ये 4 रचनाएं इनकी मिलती हैं। अनूप सिंह की को आपके बारे में 4 फैक्ट देने की कोशिश की है। अनूप सिंह को माहिब भारती की संज्ञा औरंगजेब ने दी थी। अनूप सिंह ने अनूप पुस्तकालय बीकानेर की स्थापना की थी और इनकी 4 रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। संगीत अनूप अंकुश, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपोदय। ठीक है। 39वां प्रश्न देखिए, लोक देवी देवताओं के भक्त अपने आराध्य देवी की सोने, चांदी, पीतल, तांबे आदि धातुओं की बनी छोटी प्रतिकृति गले में बांधते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नाभा कहा जाता है, पर्चा कहा जाता है, चिरजा कहा जाता है या देवरे कहा जाता है? अब यहां पर जो आपका सही उत्तर तो हो जाएगा नाभा, लेकिन पर्चा क्या है, चिरजा क्या है और देवरे क्या है, वो भी नीचे स्पष्ट किया गया है। लोक देवी देवताओं के भक्त अपने आराध्य देवी या देवता के सोने, चांदी आदि के जो लॉकेट पहनते हैं उनको नाभा कहते हैं। यदि कोई लोक देवता, कोई देवता और अलौकिक शक्ति द्वारा कोई कार्य करता है, उसका परिचय देता है, तो उसको पर्चा कहते हैं। और यदि कोई देवी की पूजा आराधना के पद, गीत या मंत्र हैं, उनको रात्रि जागरणों में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, तो उनको चिरजा कहा जाता है। और राजस्थान के जो ग्रामीण अंचल हैं, उन ग्रामीण अंचलों में जो चबूतरे टाइप कुछ देवरे बने हुए होते हैं, कुछ स्थान बने होते हैं, पूजा स्थल बने हुए होते हैं, उनको देवरे कहा जाते हैं। ठीक है। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में राजस्थान का स्कोर क्या है? तो राजस्थान का स्कोर के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पूरा मैप आपके सामने है। राजस्थान का स्कोर 60 है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आसपास के स्टेट्स में भी आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा का 67 है, पंजाब का 68 है, गुजरात का 69 है ना। तो राजस्थान का जो स्थिति है वो आपको परफॉर्मर इंडेक्स, परफॉर्मर के रूप में अचीवर या रन फ्रंटर या एस्पिरेंट में नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 64 अंक न पूछ के, 60 अंक न पूछ के आपको ये भी पूछ सकता है कि किस श्रेणी में, अचीवर में है या परफॉर्मर में है या फ्रंट रनर में है या एस्पिरेंट में है। तो आपको परफॉर्मर भी आपको ध्यान रखना है। 41वां प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की हत्या के मामले में अलवर रियासत के किस राजा की संदिग्ध भूमिका के कारण गिरफ्तार किया गया था? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है साथियों, अलवर के तेज सिंह थे और तेज सिंह के प्रधानमंत्री थे भास्कर।